हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5वां है समांतर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और हमने एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 2 पार्ट करवा दिए थे। आज थर्ड पार्ट से हम यहाँ पे करवाएंगे, जिसमें कि आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे हमको अभी इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि एपी बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद प्रथम मीटर में जो लागत आई हमारे पास, जो प्रथम मीटर की हमने जो कुएं की खुदाई कर रहे थे, तो जो लागत आई वो आई 150 रुपए, 150 रुपए का फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास लागत है ना। जो कॉस्ट आई वो आई कितनी, 150 रुपए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमको दिया है, हम अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिया है ना। प्रथम मीटर में प्रथम मीटर में कुएं की खुदाई में आई लागत, की खुदाई में आई लागत कितनी है, ये हमें दे रखा है बराबर रुपए 150। फर्स्ट किलोमीटर में ये हमारे पास लागत आती है। उसके बाद जैसे हम सेकेंड किलोमीटर जो कुआं खोदते हैं, दूसरा किलोमीटर, तो उसमें 50 रुपए बढ़ता जाता है प्रत्येक बार, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे है ना, तत्पश्चात हम लिख सकते हैं तत्पश्चात प्रत्येक किलोमीटर में, ना मीटर में ना, प्रत्येक मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिखेंगे, प्रत्येक मीटर में आई लागत। इतनी बातें हमको प्रश्न में दे रखी है, आई लागत प्रत्येक। अब यहाँ पे जैसे 1 किलोमीटर के लिए आपका जो लागत हो गया वो हो गया 150 रुपए। अब उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर, जैसे आप 2 किलोमीटर खोदेंगे तो 150 और प्लस आपको 50 रुपए और लगेगा। 3 किलोमीटर खोदेंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50, इस प्रकार से आपका एक ये समांतर श्रेणी बनेगी, है ना। तो ध्यान देंगे, तत्पश्चात प्रत्येक मीटर में आई लागत बराबर रुपए 50। तो हमको इस क्वेश्चन में यही बताना है, इस प्रश्न में यही बताना है कि ये समांतर श्रेणी बन रही या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले किलोमीटर के लिए कितनी लागत आई, 150। अब हम दूसरे किलोमीटर के लिए बात कर रहे थे, तो आपका क्या हो जाएगा, 150 तो रहेगा ही, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद तो आप दूसरे किलोमीटर पे जा पाओगे। तो ये रहेगा 150 प्लस 50। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद जैसे आप दूसरे से तीसरे किलोमीटर पे जाओगे तो ये जो खर्चा हुआ, ये जो लागत आई, ये तो 2 किलोमीटर पे आ गई ना। अब इसके लिए तीसरे किलोमीटर के लिए प्रत्येक बार 50-50 रुपए बढ़ रहा है, तो आपका ये बनेगा 50। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि इनमें प्रत्येक 2 क्रम आगे जो पद रहेंगे उनके बीच का जो अंतर है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कहते हैं, वो सेम रहेगा। देखेंगे तो 150 कॉमा, इसको जोड़िए कितना आ रहा है 200, इसको जोड़िए कॉमा 150 200 और कितना हो गया 250। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा 300। तो हमारे पास क्या ये एपी बनेगी, और इसमें प्रत्येक 2 क्रमागत के बीच का जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम रहेगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी ना, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब है ना आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे, एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ये आपका एपी रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमको इसमें इतना ही बोला गया है एपी है तो उसे बताइए कौन एपी नहीं है, एपी है तो क्यों है।
तो हम जानते हैं कोई एपी अगर होती है तो क्यों होती है, क्योंकि उनमें प्रत्येक पदों के बीच का जो सार्वधातर रहता है वो क्या प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच सार्वधातर सेम रहने वाला है या सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे क्या बोला गया है ना, ये तो इसको हम यहां साफ कर देते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अब आपको यहां पे मिश्र धन समझना पड़ेगा। मिश्र धन क्या होता है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो, दो प्रकार के ब्याज होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हमको जो राशि हमने जमा करी है उस पर जो ब्याज लग रहा है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है वो क्या होता है, ये सेम जैसे मूल राशि हमारे पास 10,000 है, तो ये प्रत्येक बार 10,000 पे ना लग के जो हमारे पास नया मिश्र धन आता है वो मूलधन का काम करता है और उस हिसाब से उस पे लगेगा नया राशि पे। देखो, हमें दिया क्या है, हमें दिया है मूलधन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, मूलधन दे रखा है, मूलधन वो हमें दे रखा है कितना, बराबर रुपए 10,000। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है बराबर 10,000 मूलधन। और हमें दर दे रखी है, दर वो दे रखी 8%। और प्रत्येक वर्ष की बात कर रही है ना, कर रहा है। तो यहाँ पे समय की अगर बात करता हूं मैं, तो समय दिया आपका कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष का समय दिया है। फिलहाल हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ष के लिए निकालेंगे, और फिर हम ऐसे करके 2-3 वर्षों का यहाँ पे मिश्र धन निकाल देंगे। फिर देखेंगे क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बनेगा। तो हमने क्या करना है इसमें, आप देखेंगे है ना, हम निकालते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से इसको निकालते हैं, देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या रहता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका रहेगा वो रहता है कितना, P इंटू आर इंटू टी। अब P इंटू आर इंटू टी का मतलब क्या है ना, अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू, रेट और टाइम, यानी कि ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो यहाँ पे रखिए, पहले वर्ष के लिए अगर बात करते हैं, प्रथम वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो आपका 10,000 पे लगेगा और 8% है ना, 8% के हिसाब से जितना 1 वर्ष के लिए, अपॉन में आप 100 कर देंगे तो 0 से आपकी 2 जीरो यहां से कट आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 800 रुपए। तो ये 800 रुपए आ रहा है ब्याज पहले वर्ष के लिए। तो हमारे पास मिश्र धन कितनी हो जाएगी, जो मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा, और जो अगले वर्ष के लिए क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो वो हो जाता है मिश्र धन, वो हो जाएगा मूलधन, है ना, और प्लस में आपका आई, यानी कि ए इक्वल टू, इसको आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस आई, पी प्लस आई। अमाउंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू में जब आप इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन आएगा ना, यानी कि इसको साधारण ब्याज बोलिए, ठीक है, ये ब्याज बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी कितना था, 10,000 और प्लस में 800, तो इसको जोड़ेंगे आप तो आपका 10,800 आएगा। कितना आएगा, 10,800। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम यहां से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये अब आप देखें नेक्स्ट दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, जो हमारे पास ब्याज रहेगा वो रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और यहाँ पे जो रहने वाला है बेटा वो रहेगा आपका, अब प्रिंसिपल वैल्यू, अब मैंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती रहती है। जो हमारे पास यहाँ पे मिश्र धन आया वो अगले साल के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन जो हमारे पास अभी है वो है 10,800, ठीक है, गुणा आर आपका 8% पे लग रहा है प्रत्येक वर्ष, और टाइम आपका हम अगले वर्ष 1 वर्ष की और बात कर रहे हैं।
तो ये आपका हो जाएगा। तो इस जीरो से ए जीरो खत्म, इस जीरो से ए जीरो खत्म, आप गुणा करेंगे 8 8 64 का 4 कैरी 6 है ना, और आपका 8 0 0 6 आएगा और 8 एकम 8, ये आ गया 864 रुपए। कितना आ गया रुपए 864 आ गया आपका क्या, हाँ ये ब्याज। अब आप देखेंगे जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा वो कितना, जो P प्लस आई 10,800 प्लस आपका 864। सिमिलरली जैसे पहले हमने जोड़ा A इक्वल टू पी प्लस आई, उसी प्रकार से इसको भी जोड़ना है। तो आप इसको देखेंगे A इक्वल टू अमाउंट जो है वो कितना रहेगा 4 6 8 और 8 6 6 का 6 है ना, 8 और 8 16, 8 8 16 16 का 66 बाई 1, यहाँ पे आएगा ये है ना, इसको ठीक है 1 और 1, 11,664 रुपए आ रहा है। अगले जो मिश्र धन बना 11,664 रुपए। अब ये जो 11,664 रुपए जो आया हमारे पास, ये अगले वर्ष के लिए क्या काम करेगा, फिर से मूलधन का, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमारे पास अगर आप देखें जो एपी बन रही है, क्या ये बनेगी, क्या सब में आपका जो सारवांतर है वो सेम रहने वाला या नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे हमने स्टार्टिंग 10,000 से करा, 10,000 लेके चलते हैं है ना, 10,000 हमने फर्स्ट टर्म लिया, तो उसके बाद हमारे पास 10,800 आया। कितना आया 10,800, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आया वो आया 11,600, 11,664, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखते हैं तो एपी निकालने के लिए द्वितीय पद में से आप प्रथम पद को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे डिफरेंस 800 का रहा है। आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे डी निकालना चाह रहा हूं इन दो पदों में, तो आपका क्या हो जाएगा 10,800 माइनस आपका, हमने आपको इसके सारांतर निकालने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप इसमें से 10,000 घटा देंगे, क्योंकि डी इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1, तो आपका बच रहा है 800 बच रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर डिफरेंस 800 का आता है तो ये आपका एपी बनेगा। ऐसे 2-3 पद आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। यहाँ पे अगर इन दो पदों के बीच की बात करते हो तो 11,664 में से आपने क्या किया, आपने घटाया 10,800 को, ठीक है 10,800 को। तो यहाँ पे 4 और आपका 6 और 16 माइनस 8 आपका कितना आएगा 8। क्योंकि जब हम देख रहे हैं जो ब्याज है आपका, ब्याज को हम जोड़ रहे हैं वो बार बार सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो क्या रहेगा हमारे पास एपी नहीं रहेगी, है ना, है ना, हमारे पास एपी नहीं रहेगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहां पे दिख रहा होगा आपको, चलो हम देखते हैं अभी ये, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम देखते हैं यहां पे साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके। ठीक है ना, लास्ट का तो कट रहा है लेकिन समझ में आ रहा, हमने बोल दिया था अतः यह एपी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे और चारों ही पार्ट हमने करा दिए हैं। अब आपका जो रहता है वो रहेगा सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और डी निम्नलिखित है। हमको ए दे रखा और डी दे रखा है ना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करता हूं तो ए हमें गिवन है, अगर इसका फर्स्ट पार्ट लेके चले, और डी गिवन है, 4 पद और लिखने है ना, 4 पद लिखने। तो ए आपको पहले क्वेश्चन में 10 दे रखा है और डी भी आपको 10 दे रखा है, ठीक है। तो 4 पद लिखने का मतलब प्रथम पद, दूसरा पद है ना, प्रथम आपका पद और दूसरा तीसरा चौथा 4 पद निकालने। तो प्रथम पद हमने बताया एपी का जो प्रथम पद वो ए ही रहता है, तो ए बराबर 10 आ गया। अब दूसरे पद के लिए हमने क्या बोला था, ए प्लस डी का यूज करेंगे, ए प्लस डी। तो आपका रहेगा ए प्लस डी, ए और डी दोनों दे के हमने कहा था, आपको बताया था पिछले लेक्चर में।
अगर हमारे पास ए और डी दे रखे होते हैं तो हम एपी के कितने ही पद बना सकते हैं, क्योंकि दूसरे पद के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो फॉर्मूला रहेगा इसका ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 10, तो आपका दूसरा पद कितना रहेगा, है ना, इसको A2 बोल देते हैं बेटा ना, A2 प्रथम पद हो गया, A2 हो गया, 10 और 10 20, है ना, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर A3 की बात करते हैं तो AP का तीसरा पद क्या होता है, A प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। तो ये रहेगा A तो आपका 10 है, प्लस 2 फॉर्मूले में है, इंटू डी का मान 10, तो पहले गुणा होगा, ठीक है, 10 दूनी 20, हाँ, 20 और 10 30, A3 A4 आपका आएगा A प्लस 3D, ए प्लस 3D आएगा ना, ये बताया था आपको जिस दिन हमने जो समांतर श्रेणी है उसका जो मानक रूप बताया था, इसमें बताया था आपको कि पहला पद क्या रहेगा, दूसरा पद क्या रहेगा। आप कंटिन्यू और हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आप क्या करिए, है ना, आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपके लिए हम रेगुलर का कंटेंट बनाते रहेंगे। ओके, तो A4 जो आपका रहेगा बेटा वो रहेगा चौथा पद, 10 है आपका प्रथम पद, प्लस 3 फॉर्मूले में इंटू डी का मान 10 रहेगा, क्योंकि डी 10 दे रखा है, तो हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे, 10 प्लस 10 या 30 और 30 10 40, ठीक है। तो हमारे पास जो एपी बन रही है अथवा एपी के प्रथम 4 पद, है ना, अथवा एपी जो बन रही है बेटा वो क्या हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से आपकी एपी बनती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ए दे रखा है, ए बराबर आपको दिया है यहाँ पे -2 और डी दे रखा आपको कितना 0। हमने कहा था जब भी आपका डी 0 होता है, इस प्रकार से हमने आपको पहले लेक्चर में आप ध्यान दिया होगा, आपने जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर बने हैं, हमारे चैनल्स को डेली देख रहे हैं, तो उनको ध्यान होगा, हमने कहा था कि जहां पे डी 0 होता है तो वहां पे आपका जो सीरीज प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सारे पद क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे जो एपी बनेगी, है ना, अगर आप देखेंगे प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, तो ए आपका ए दे रखा है, ए बराबर, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ए बराबर -2 और दूसरा पद A2 इक्वल टू ए प्लस डी, डी 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, ए तो -2 रहेगा और डी आपका 0 है तो -2 ही रहेगा, ठीक है ना। और A3 आपका रहेगा ए प्लस 2D, तो डी गुणा में सबको क्या करता है, 0 कर देता है, यहाँ पे टर्म पूरा 0 होगा तो -2 और A4 भी आपका -2 ही रहेगा, क्योंकि गुणा में डी आएगा, 3D के साथ सारे 0 हो जाएगा, तो ये आपका -2 -2 -2 और -2, इस प्रकार से आपके एपी के प्रथम 4 पद बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ए बराबर आपका अब इसके हम लास्ट वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, 5वां, बाकी जो दो क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ, वो आप कर लेंगे, पॉइंट वाले हम करवा रहे हैं। ए इक्वल टू आपको दे रखा है, ए इक्वल टू कितना, -1.25, -1.25 और आपको डी देखा है -5वां पार्ट है ये, डी इक्वल टू -0.25, -0.25 दे रखा है। वही प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो ए तो प्रथम पद तो आपका यही रहेगा, ठीक है, -1.25 रहेगा आपका। उसके बाद ध्यान देंगे A2 क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है, -1.25 और डी का मान प्लस डी, है ना, -0.25 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू में प्लस माइनस का माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, तो 1.25 -0.25 इनको ऐड करिए, 5 हाँ, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ेंगे, चिन्ह नेगेटिव का आएगा, ये आपका 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5,
ठीक है, और आप कहे हो ए। तो 1 पॉइंट नेगेटिव का 1.50 सेकेंड जो आपका दूसरा पद आ गया। ऐसे ही तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान -1.25 है ना, प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का, ये माइनस है यहाँ पे -0.25 मल्टीप्लाई करेंगे -1.25 प्लस माइनस का माइनस 2 5 या 10, 2 2 4 और 5, 25 दूनी 50, 0 पॉइंट आपका हो जाएगा कितना 0.50 ऐड करेंगे 5 2 5 7 और ये आपका 1, तो 1 पॉइंट नेगेटिव का 1.75 तीसरा पद आ गया। ठीक है, चौथा पद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। चौथा पद लिखेंगे यहाँ पे वो a प्लस 3d, ए आपका नेगेटिव 1.25 प्लस 3 फॉर्मूले में डी का मान नेगेटिव का 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस का माइनस गुणा में 75, ठीक है 0.75 यहां पे कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आप यहां देखेंगे इसको माइनस माइनस का माइनस जो A4 आ रहा है, A4 माइनस 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 2 7 9 1 10 की 0 कैरी 1, ठीक है 2.00 दैट मीन्स 2। तो आपका जो एपी बन रहा है वो बन रहा है आपका प्रथम चार पद -1.25, दूसरा पद -1.50, फिर -1.75 और चौथा पद -2.00। तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कर लिया होगा आपने, है ना, देखेंगे आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है तो आसान क्वेश्चन है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, सेकंड पार्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे सीधा, क्योंकि आसान है। अगर हमने आपको थर्ड पार्ट बता दिया तो आप इसके सारे पार्ट कर सकते हो। देखो क्या बोला गया है, प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। तो हमें एपी अभी ये बोला है कि ये एपी है, तो 1/3 थर्ड पार्ट हमें दिया है 1/3 कॉमा 5/3 5/3 कॉमा, ठीक है 9/3 9/3 और कॉमा 13/3 डैश डैश। इस प्रकार से एपी हमें गिवन है। तो हम जानते हैं एपी का जो पहला पद होता है उसको ए बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या रहेगा, प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म रहेगा और रहेगा आपका ए जो है प्रथम पद 1/3 रहेगा। सार्वधातुक डी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A2 माइनस A1 का यूज करते हैं। तो A2 दो क्रमागत पदों का अंतर आप निकाल लेते हो, है ना। तो आपका यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में डी जो रहेगा बेटा 5/3 माइनस का 1/3। तो डी इक्वल टू रहेगा, एलसीएम लेंगे है ना, हर सामान्य 3 और 5 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका डी कितना रहेगा, हाँ 5 माइनस 1 4 4/3। तो आपका ए और डी आ गया।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप करें अपने आप से, ठीक है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपके मैथ्स इतनी ही अच्छी अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये आसान है। ए निकालना, डी निकालना। डी निकालने की प्रैक्टिस आपको हमने करवा रखी है कि कैसे डी निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसको हटा दें हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को आपको पढ़ के सुनाते हैं इसमें क्या बोला गया है, क्या इसमें हम करेंगे। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। अब यहाँ पे पहले हमें ये बताना है कि एपी कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पे इसने एपी नहीं दे रखा है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अगर कोई एपी बना रही है तो उसका डी निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है और अन्य 3 पद निकालने हैं। तो आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें से। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की, तो 2, 4, 8, 16 सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि ये एपी है भी या नहीं है। अगर एपी बनती है तो उसके बाद ही आपने क्या करना है, अगले 3 और पद निकालने हैं। ये क्वेश्चंस में बोला गया है। सॉल्यूशन करेंगे तो एपी होने के लिए जो 2 क्रमागत जो कंजुगेटिव टर्म्स है उनका बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे इनको हम पद कहते हैं। हमने पहले क्लास में बताया था कि जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पदों की आपकी समांतर श्रेणी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 दैट मीन्स डी जो रहेगा आपका 4 - 2 और डी आपका 4 - 2, 4 में 2 गया 2, ठीक। यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर ये 2 इन 2 पदों के बीच भी, इन 2 पदों के बीच भी 2 ही रहता, सेम रहता, तो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फिर से डी निकाल लें तो a2 माइनस a1 का मतलब है कि अभी 2 क्रमागत पद कौन से हैं, ए वाले 2 क्रमागत, है ना। तो आपका डी रहेगा 8 - 4। तो 8 - 4 से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। क्योंकि हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सारवांतर समान नहीं है, क्योंकि एपी है ना, एपी तो इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि है ना, आप लिखेंगे यह एपी नहीं है, एपी नहीं है ना, क्योंकि यह एपी नहीं है ना। डी आपका क्या है, डी समान नहीं है सभी पदों में डी, यानी कि डी क्या होगा, सारवंतर समान नहीं है भाई। सभी पदों का सारवंतर समान आना चाहिए, है ना। तो ये एपी नहीं रहेगी। तो जब एपी नहीं है तो अगले 3 पद इसमें ज्ञात नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आई होगी समझ में आपको, है ना, ठीक है ना। इसको साफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, 2, 5/2, 3, 7/2 डाइजेस्ट करके। अब यहां पे पहले तो ये बताना एपी है या नहीं है, फिर अगले 3 पद और निकालने हैं। देखेंगे ए बराबर आप जानते हैं 2 है, तो डी बराबर आप निकालेंगे इसमें से, है ना, a2 माइनस a1, a2 आपका ये है, तो 5/2 माइनस आप 2 करेंगे तो डी आपका रहेगा कितना, 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 अपॉन में 2, तो डी का तो आप देखेंगे 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2। अब क्या ये डी 1/2 सभी पदों में सेम है। अब इन 2 क्रमागत पदों के बीच निकालेंगे तो डी बराबर 3 माइनस 5/2 करिए, डी इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5/2, तो ये भी आपका कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। सभी पदों में अंतर समान आएगा, ठीक है ना।
आप इनके बीच भी निकालेंगे तब भी अंतर समान आएगा, अथवा यह एपी है ना, अथवा यह इसके बाद हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है ना, यह एक एपी है, एक एपी है तो है ना, 1 2 3 4 4 पद निकाल रखे, पांचवा पद A5 क्या हुआ, A प्लस 4D तो पांचवा पद A कितना हमारे पास 2 है प्लस 4 और D का मान कितना है 1/2, तो यहां से 2 1 2 2 2 4 तो 2 2 4 है ना। नेक्स्ट पद आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऐसे आप A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D हाँ 5D, A का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू D का मान 1/2 आया तो हो जाएगा 2 5 1 5 प्लस 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 5 अपॉन में 2 5 4 9/2 ये आएगा 9/2, ठीक है। आप देख ले पैटर्न बन रहा है 2 5/2 3 7/2 4 और 9/2 और 5, अब क्या आ जाएगा 5, नेक्स्ट जो 7वां पद रहेगा वो रहेगा 5। इस प्रकार से आपका एपी बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें अगर, ठीक है ना, तो एपी में अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस थोड़ा बाकी सारे सिमिलर हैं ऐसे ही आपने करने हैं। जो क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकता है मैं करवा देता हूं, बाकी आपने क्या करना है अपने आप से सॉल्व करने का कोशिश करना है। आप अपने आप से सॉल्व करने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम दोबारा एक और वीडियो इस पे बना देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट्स कहां आएगा वो हम आपको समझाते हैं। बाकी क्वेश्चन आसान है। अब हमारे पास आप देखेंगे यहां पे इसका जो 12वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 12वां पार्ट क्या बोला गया, √2, √8, √18, √32 इस प्रकार से आपकी एपी है। पहले चेकआउट करना एपी है या नहीं है ना। अगर एपी है तो अगले 3 पर निकालने हैं, है ना। सॉल्यूशन करेंगे, ए बराबर आपका √2 है तो डी निकालने के लिए A2 - A1 पहले इन दो क्रमांक पर पहले इनके बीच का डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो √8 - √2 हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 - A1 तो डी जो आपका रहेगा A2A है, A1A है, इसको आप लिख सकते हो कितना बेटा, क्योंकि हाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, आप क्या करोगे जो थोड़ा 9th में अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ है तो आप लोग ऐसा यहाँ पे आपको डाउट बन सकता है कि √8 में से √2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये जब तक सिमिलर ना हो, एक जैसे ना हो, तब तक ये जुड़ और घट नहीं सकते, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन जुड़ेंगे घटाएंगे नहीं। ध्यान देंगे ये आपका बिल्कुल अलग अलग होगी, जैसे कि आपका x + y, तो हम x और y को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही आप ये हो गए। तो इनको एक जैसा बनाने के लिए, है ना, एक जैसे बनेंगे तो ही सब्ट्रैक्ट और ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसको लिख पाएंगे 4 × 2 4 2 8 -√2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 बार आएगा। तो अब देखो अब एक जैसा बन गया है 2√2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होता है तो 1√2, तो 2√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका बचेगा √2, कितना बचेगा √2। अब यहाँ पे अगले दो क्रमांक पद यहाँ निकालिए, b = √18 - √8, इसको आप लिख पाओगे कितना, ठीक है, क्या लिख पाओगे इसको √18 - √8, तो इसको लिख पाओगे 9 × 2 और माइनस इसको लिख पाओगे अभी तक जो लिखा था 4 × 2, तो यहाँ पे 3 बार आएगा, अंदर √2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 बार आएगा, अंदर √2 बचेगा, तो 3√2 में से एक √2 तो √2 आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है √2। तो यहाँ पे प्रत्येक जो दो क्रमांक पदों के बीच डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप यहाँ पे निकाल के देखेंगे। अब आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो आप कर पाओगे। अब
तो यहाँ पे ये एपी है, तो एपी का जो पांचवा पद आप बनाओगे, 4 पद गिवन है, पांचवा पद A5 A प्लस 4D A प्लस 4D, हाँ A प्लस 4D रहेगा। A5 जो रहेगा आपका, A का मान कितना √2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है √2 तो हो जाएगा आपका √2 और प्लस 4 इंटू √2 क्योंकि D का मान √2 है, ठीक है ना। तो इसको आप आगे लिख भी सकते हो, कैसे कि आपका ये 1 टाइम 4√2, इसको आप लिख पाओगे 5√2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 5√2 जो आप इसको अगर आप लिखना चाहो, 5 बाहर कब आया होगा, 5 बाहर कब आया होगा, तो 5 अगर बाहर आया होगा तो आया होगा किससे, 25 से, है ना। तो 25 अंदर आपका 25 दूनी ऐसा बना होगा, ठीक है। तो अगला जो टर्म्स होगा वो 25 दूनी 50 √50 होगा, कितना होगा √50, ठीक है। नहीं आई बात समझ में। यहाँ पे आप इसको अगर हमारे पास √2 प्लस 4√2, सिमिलर टर्म पे √2 एक बार √2 है, 4 बार √2 है, 1 और 4 5 बार √2 हो जाएगा। 5 बाहर कब आया होगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 50 इसको √50 लिख सकते हो। आता 5वें पद को चाहे आप ये रखिए और चाहे आप ऐसा इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आप इसका क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। बात तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मुझे पता था, इस क्वेश्चन में आपको डाउट बन सकता था, किसको लेके, अंडर रूट वाले को, कि कब ये जुड़ेंगे कब ये घटेंगे, सिमिलर टर्म्स होंगे सेम टर्म्स होंगे तभी जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, ठीक है ना बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है रूट वाला, वो आप स्वयं से करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब आपको किसी में डाउट आने वाला है, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो।